बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सामाजिक न्याय। ठीक है, लेकिन आपके टर्म 2 के सिलेबस के लिए इसका नाम सिर्फ जो है वो न्याय रखा गया। इट मींस जस्टिस, सोशल जस्टिस। तो बच्चों इस चैप्टर के आपके 3 पार्ट्स बनाए जाएंगे। ये पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 में और देखते हैं कि इस चैप्टर से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टॉपिक्स जो है वो निकल के आते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों न्याय की जो परिभाषा है, इस परिभाषा के बारे में आप समझ लीजिए कि आखिर न्याय होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आपके 2 चैप्टर और थे, स्वतंत्रता, समानता, तो इसमें भी हमने देखा था इनकी परिभाषाएं क्या हैं और उनके प्रति विभिन्न जो अवधारणाएं हैं ये क्या क्या है। तो वैसे ही न्याय के संबंध में भी है कि प्राचीन समय में जो न्याय था वो धर्म से जुड़ा हुआ था। अर्थात प्राचीन समय में जब राजे महाराजाओं का समय हुआ करता था, उस समय का जो न्याय था वो किससे जुड़ा हुआ था? धर्म से। उसके बाद इस न्याय की व्यवस्था को कायम करना राजा का सर्वप्रथम एवं प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। ठीक है, अगला न्याय का संबंध जो है वो हमारे जीवन व सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है। अर्थात जो न्याय है वो सिंपल सी बात है कि हमारे जीवन एवं सार्वजनिक जो जीवन है उसके जुड़े जो नियम होते हैं उससे संबंधित होता है, जिसके द्वारा सामाजिक लाभ कर्तव्यों का बंटवारा भी किया जाता है। तो ये है न्याय की एक परिभाषा कि प्राचीन टाइम पे किस तरह से न्याय को परिभाषित किया जाता था। अब न्याय के प्रति जो विभिन्न लोग हैं उनके अपने अपने मत हैं। वो मत क्या क्या है अब हम उसको जानते हैं। तो देखिए न्याय के प्रति विभिन्न अवधारणाएं। सबसे पहले है ग्रीक दार्शनिक प्लूटो। ठीक है, ग्रीक दार्शनिक प्लूटो ये कहते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है दी रिपब्लिक, तो इन्होंने किसने? प्लेटो ने अपनी पुस्तक दी रिपब्लिक में ये कहा है कि लोगों का जीवन कार्यात्मक विशेषज्ञता के नियमों के अनुरूप हो। अर्थात लोग जो हैं उनके पास जो कार्यात्मक विशेषता है वो जो कर सकते हैं उसी कार्य को करने की विशेषज्ञता के नियम के अनुरूप उनको कार्य दिया जाना चाहिए एवं उनके जो जीवन है उसको वो दिशा जो है वो प्रदान की जानी चाहिए। अर्थात लोगों का जीवन उनके कार्य के आधार पर उसके कार्य के आधार पर ही उसका विकास जो है वो तय किया जाना चाहिए। ये न्याय कहलाएगा। दूसरे हैं चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस। ठीक है, कन्फ्यूशस, इनका कहना यह है कि भैया जो गलत करता है उनको दंडित करो और जो भले लोग हैं उन्हें पुरस्कृत करो। तो इससे आप न्याय की स्थापना कर सकते हैं। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस क्या कहते हैं कि भैया जो गलत कर रहा है उसको दंडित कर दो। अर्थात किसी ने अपराध कर दिया तो उसको दंडित कर दो। भैया जो अच्छे काम कर रहा है उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है वो न्याय की स्थापना कर सकते हो। ठीक है, तो 2 विचारक हो गए, प्लूटो और कन्फ्यूशियस। आगे देखते हैं, आगे है सुकरात और इमैनुअल कांट। ठीक है, आगे है सुकरात और इमैनुअल कांट। तो सुकरात क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यदि सभी अन्यायी हो जाएंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जनता की भलाई सुनिश्चित करने के लिए हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना न्याय कहलाता है। अर्थात सुकरात जो है वो अपने विचार से न्याय के बारे में ये धारणा देते हैं कि यदि हम सभी व्यक्ति जो है वो अन्यायी हो जाएंगे तो इस तरह से समाज में तो कोई सुरक्षित बचेगा ही नहीं। इसीलिए जनता की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा अर्थात जो उसके लायक है, जो उसका हिस्सा है वो उसे दे दिया जाना चाहिए। इससे समाज में न्याय स्थापित होता है। ये सुकरात का कहना है। अगला देखते हैं पॉइंट, जर्मनी दार्शनिक इमैनुअल कांट। ये कहते हैं कि हर व्यक्ति की एक गरिमा होती है, इसलिए हर व्यक्ति का प्राप्य यह होगा कि उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए समान अवसर प्राप्त हो। अर्थात जर्मनी दार्शनिक इमैनुअल कांट ये कहते हैं कि सभी व्यक्ति के जीवन जीने का अपना अधिकार है एवं सभी जो है वो एक गरिमा पूर्वक अर्थात एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकारी है। तो इसीलिए उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास के लिए एवं लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी को समान अवसर जो है वो मिलने चाहिए। तो स्वतंत्रता नहीं, जो न्याय है वो क्या है और इसके प्रति विभिन्न अवधारणाएं जैसे कि ग्रीक दार्शनिक प्लेटो, चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस और सुकरात एवं जर्मनी दार्शनिक इमैनुअल कांट, इनके विचार आपको समझ में आए होंगे। अगला पॉइंट है बच्चों न्यायपूर्ण बंटवारा। अर्थात न्यायपूर्ण बंटवारा जो है इससे आप क्या समझते हैं? न्यायपूर्ण बंटवारा इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए यहाँ पे इसकी परिभाषा समझते हैं। सरकार को यह देखना चाहिए कि न्याय पाने के लिए कानून और नीतियां सभी लोगों पर समान लागू हो। अर्थात
न्यायपूर्ण बंटवारे से, देखिए न्यायपूर्ण बंटवारा अर्थात न्याय स्थापित करने के लिए बंटवारा किया जाना। तो वही यहाँ पे बात बताई गई है कि सरकार जो है वो इसे ये देखना चाहिए कि जो न्याय पाने के लिए हमने कानून बनाए हुए हैं, जो हमने नीतियां बनाई हुई हैं, क्या ये नीतियां सभी लोगों पर उनके अनुरूप कार्य कर रही हैं, उन पर लागू हो रही हैं या नहीं हो रही है, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से भी, अर्थात समाज में जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, जो संसाधन है, जो अवसर हैं, उनका न्यायपूर्ण वितरण भी सामाजिक न्याय कहलाता है। अगला पॉइंट, यह वितरण, जो ये वितरण अभी आपको बताया सामाजिक न्याय का वितरण, ये जो है वो समाज के विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच होता है ताकि नागरिकों को जीवन जीने का समान धरातल मिल सके। अर्थात जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, संसाधन हैं, उनका वितरण विभिन्न समूहों के बीच एवं विभिन्न व्यक्तियों के बीच होता है ताकि जब ये वितरण हो जाए तो सभी नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का जो धरातल है, अर्थात जो संसाधन है वो मिल सके एवं वो अपना विकास कर सके। अगला पॉइंट, भारत में समानता को बढ़ावा देने के लिए, देखिए समानता को बढ़ावा देने के लिए छुआछूत जो प्रथा थी इसका उन्मूलन किया गया एवं यह सुनिश्चित किया गया कि निचली जातियों के लोगों को मंदिर में प्रवेश मिले, नौकरी और पानी जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं इनसे इन निचली जाति के लोगों को ना रोका जाए। आरक्षण की व्यवस्था की गई तथा कुछ सरकारों के द्वारा उठाए गए भूमि सुधार जैसे कदम भी हैं। ठीक है, तो भारत में समानता, ठीक है, तो यहाँ पे आप न्याय लिख सकते हैं। ठीक है, तो भारत में न्याय स्थापित करने के लिए, एक मिनट पहले इसको मैं एक बार क्लीन कर दूं, पूरा अच्छा नहीं देखने में लग रहा है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि भारत में समानता के लिए या फिर न्याय के लिए इसको बढ़ावा देने के लिए भारत ने क्या किया है, छुआछूत प्रथा का उन्मूलन कर दिया है और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि निचली जाति के लोग हैं उनको मंदिर में प्रवेश मिले, नौकरी मिले, उनको पानी जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं ये भी मिल सके। इन लोगों को, निचली जाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और कुछ सरकार को द्वारा भूमि सुधार कानून भी कदम उठाए गए हैं जिसकी वजह से इनको भूमि मिली है एवं जो उत्पादकता है कृषि की वो बढ़ी है। ठीक है, तो ये होता है न्यायपूर्ण बंटवारा। आई होप आप समझ गए होंगे बड़े अच्छे तरीके से। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे अभी तक के, न्याय की परिभाषा, विभिन्न अवधारणाएं और न्यायपूर्ण बंटवारा। अगला पॉइंट देखते हैं, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए जो तरीके बताए गए वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला ये तरीका है कि समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, यानी कि सभी लोगों के प्रति एक जैसा व्यवहार। तो यहाँ पे देखिए, सभी मनुष्य जो हैं वो मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्ति को कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, अतः वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी। अर्थात सिंपल सा यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये समझिए, सभी व्यक्ति जो है वो व्यक्ति होने मात्र से ही समान अधिकार और सम्मान जो बर्ताव है उसके अधिकारी है। ये यहाँ पे पॉइंट का मतलब हो गया। अब इसको थोड़ा हम इसका विच्छेद करके समझते हैं किस तरह से। देखिए, व्यक्तियों को आवश्यक अधिकार में, यानी कि व्यक्तियों के जो आवश्यक अधिकार है उसमें जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता, अर्थात जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार ये शामिल है। इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसर के उपभोग करने और सामाजिक अधिकार तथा मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल किए गए हैं, जिससे व्यक्ति जो है वो अपना एक गरिमामय जीवन जी सके। अर्थात व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये सभी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आगे है कि लोग जो हैं समाज में उनके साथ वर्ग के नाम पर, जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर, लिंग के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें उनके काम और कार्यकलाप के आधार पर जांचा जाना चाहिए, ना कि इस आधार पे कि वे किस समुदाय के सदस्य हैं। अर्थात जो ये विशेष बर्ताव है इसके तहत ये कहा गया है कि लोगों के साथ जाति, वर्ग, नस्ल, लिंग इनके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि वे जो कार्य करते हैं उनके जो कार्यकलाप है वो क्या है, ना कि ये देखे कि वो किस समुदाय के। अगला पॉइंट है, एक पत्र तोड़ने वाले एवं पिज्जा बांटने वाले व्यक्ति को उसके कौशल एवं मेहनत के आधार पर पारिश्रमिक, ठीक है, अर्थात जो मेहनताना है, मजदूरी वो मिलनी चाहिए। अर्थात जो एक पत्थर, ये पत्थर लिख दिया है, ये है पत्थर, एक पत्थर तोड़ने वाला जो है वो काफी मेहनत करता है,
पिज्जा वाला जो है वो अपने अलग स्कूटी वगैरह से बाइक से क्या करता है, पिज्जा डिलीवर करता है। तो दोनों के कार्य अलग है, तो अलग अलग कार्यों के अलग अलग कौशल हैं, तो उन्हीं कौशल के अलग अलग कौशल के आधार पे मेहनताना है जो पारिश्रमिक है वो दिया जाना चाहिए। तो इसे आप समान लोगों के प्रति समान बर्ताव समझ सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि यदि स्कूल में पुरुष शिक्षक को महिला शिक्षक से अधिक वेतन मिलता है तो यह अनुचित है। अर्थात देखिए, जैसे पुरुष शिक्षक है और महिला शिक्षक है, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उतने ही घंटे पढ़ाते हैं। तो इस तरह से यदि आप महिला शिक्षक को 10,000 रुपए दे रहे हैं और पुरुष को जो है वो आप 15,000 दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर जो न्याय है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर न्याय क्या कहता है कि जब लोग एक ही जैसा काम कर रहे हैं, एक ही स्थिति में काम कर रहे हैं, तो उनको समान मेहनताना समान परिश्रम मिलना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे भी कही गई है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि समान लोगों के प्रति समान बर्ताव से क्या तात्पर्य है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है समानुपातिक न्याय, ठीक है। अगला पॉइंट है समानुपातिक न्याय। एक सेकेंड, हाँ, समानुपातिक न्याय। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि किसी विशेष स्थिति में हर व्यक्ति के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। यानी कि कई स्थितियां ऐसी होती हैं कि अगर आप सभी व्यक्तियों के साथ में एक ही जैसा समान बर्ताव करते हैं तो वो है एक तरह से अन्याय कहलाता है। अब ये किस तरह से कहलाएगा, चलिए उसे समझिए। उदाहरण के तौर पे ये समझिए कि परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को बराबर अंक देना बिल्कुल रहता है। हाँ, ये सही है कि परीक्षा में शामिल हुए व्यक्ति परीक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें यदि आप एक ही जैसे अंक दे देंगे, सभी को मान लीजिए आपने 10 अंक दे दिए, तो ये जो है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी मेहनत कार्य कौशल के आधार पे अंक मिलने चाहिए, तभी वह न्याय होगा। अर्थात उस बच्चे ने किस तरह का आंसर लिखा है, कैसे इसको डिफाइन किया है, कितना लिखा है, उसकी क्या कौशल उसमें आपको दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से जो है स्टूडेंट को जो नंबर है, जो अंक है वो मिलने चाहिए। ना कि इस तरह से कि सभी परीक्षा दे रहे हैं तो अंक दे दें, नहीं। कहीं कहीं पे जो है वो विशेष स्थिति में हर व्यक्ति के साथ समान बर्ताव अन्याय हो जाता है, जिसका उदाहरण है परीक्षा में शामिल हुए व्यक्ति को समान अधिकार देना। आगे इसलिए क्या है कि समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत के साथ साथ समानुपातिक सिद्धांत का संतुलन भी बैठाना जरूरी है। अब देखिए आगे कुछ और चीजें देखते हैं कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी काम के लिए वांछित मेहनत, कौशल, संभावित खतरे आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग काम के लिए अलग अलग पारिश्रमिक एवं निर्धारण उचित न्याय संगत होगा। अर्थात देखिए, एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री है, इसमें मान लीजिए कि आप गिलास बनता है, ठीक है। तो एक जगह क्या होगा कि मशीन में जो है स्टील डाली जाएगी, ठीक है। एक जगह क्या होगा कि वो स्टील जो है वो उसे फिर आकार दिया जाएगा, एक जगह उसकी पैकिंग होगी, दूसरी जगह उसको लोड करके भेजा जाएगा। तो अलग अलग जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग लोगों की मेहनत एवं कौशल एवं खतरे को देखते हुए उन सभी को अलग अलग पारिश्रमिक देना ये न्याय संगत होगा, ठीक है। क्योंकि सबकी मेहनत अलग है, सबके कौशल अलग है, तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग जो मेहनताना जो पारिश्रमिक है वो देना न्याय संगत कहलाएगा। तो समानुपातिक न्याय क्या है, आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे आखिरी पॉइंट है इसका, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। सबसे आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। इसके जरिए आप समान जो न्याय है उसको स्थापित कर सकते हैं। देखिए, पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का भी ख्याल रखने का सिद्धांत है। अर्थात जब आप पारिश्रमिक दे रहे हैं, अर्थात मेहनत दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो उस समय आपको लोगों की जो विशेष जरूरतें हैं उनको भी देखने का यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। किस तरह से, समान बर्ताव के सिद्धांत का विस्तार करता है। कैसे, समकक्षता सभी लोगों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत में कुछ लोग जो है वो महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है, तो उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामलों में असमान तथा विशेष सहायता योग्य समझा जा सकता है। अर्थात कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें विकलांगता वाले व्यक्तियों को असमान तथा विशेष सहायता की योग्य समझा जाए। जैसे कि संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण का प्रावधान
इसी सिद्धांत के अंतर्गत किया गया, किसके, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल का जो सिद्धांत है इसके तहत। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार आज हम देखते हैं कि हमने अभी तक आज की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा बच्चों न्याय की परिभाषा क्या होती है और न्याय की जो विभिन्न अवधारणा है, जिसमें ग्रीक दार्शनिक प्लेटो की अवधारणा द रिपब्लिक बुक के बारे में, चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के बारे में, सुकरात एवं जर्मनी दार्शनिक इमैनुअल कांट के बारे में। उसके बाद सेकंड टॉपिक था हमारा आज का न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है, ये किस तरह से किया जा सकता है और क्या क्या कदम इसके लिए उठाए गए हैं। अगला पॉइंट था हमारा सामाजिक न्याय को स्थापित करने के तरीके, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है समान लोगों के प्रति समान व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट था हमारा समानुपातिक न्याय और सबसे लास्ट पॉइंट था हमारा विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी ये जो वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होती है और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएं बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।